अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपको फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम प्रोजेक्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आज की ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे और उसके दो टॉपिक्स मज़ीद जो है वो स्टडी करेंगे जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इस पे जाने से पहले जो कल का लेक्चर था उसमें हमने मेन सोर्सेज को डिस्कस किया था जो एयर पोल्यूशन के होते हैं। उसमें हमने सबसे पहले नेचुरल प्रोसेसेस को देखा था और साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखा था और आप बच्चों के साथ डिस्कस किया था। होप सो आपको वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गए होंगे और वो टॉपिक्स जो है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आज का एक नया लेक्चर जो है वो आपके सामने मौजूद है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम एयर को डिस्कस कर रहे हैं, उसका पार्ट 1। और इसमें सबसे पहले जो है वो 11.4 जो कि पेज नंबर 158 से स्टार्ट हो रहा है, वो तमाम बच्चे अपने सामने तमाम जो बुक्स हैं आपकी वो रखें और साथ नोट बुक्स भी रखें। इसका SLO है जो आपके करिकुलम में है, SLO C09 D04 और दूसरा करिकुलम है D05 जो SLO है करिकुलम का। इन दो के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका जो रीज़न है, ओरिजिन है, कहाँ से ग्लोबल वार्मिंग के जो इब्तदा होती है, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ज़रा अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की जो डेफिनीशन होती है, ग्लोब से मुराद ग्लोब ज़मीन को कहा जाता है और वार्म मीन हीट। सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि जो ग्लोब का मीन है अर्थ, यहाँ पे हम ग्लोब से क्या मुराद लेंगे, अर्थ, और जो वार्म है इसका मतलब है हीट, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी अर्थ है उसका टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रहा है। इसके पीछे कुछ रीज़न है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनीशन लिख लेते हैं। डेफिनीशन क्या है इसकी कि हम किस चीज़ से इससे मुराद लेंगे कि द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर। ये आप डेफिनीशन आप बुक से भी देखेंगे या आपकी बुक पे भी लिखी हुई है। द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू our influence of greenhouse effect. ग्रीनहाउस इफ़ेक्ट, यहाँ पे जो मैंने पहले बात की थी कि इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अब ड्यू टू रीज़न क्या है, ये तो बात हो गई कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसके साथ साथ हम अकम्पनीड कर रहे हैं कि टू आवर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस होता क्या है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है जिसका रिज़ल्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रीन हाउस बनता कैसे है और ग्रीन हाउस की इब्तिदा कैसे होती है, कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस बनाने में ज़िम्मेदार होती हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं ग्रीन हाउस की तरफ। तो ग्रीन हाउस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, ग्रीन हाउस एंड इट्स इफ़ेक्ट। अच्छा, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस पे जाने के लिए हम ज़रा यहाँ पे ज़िक्र करते हैं ग्रीन हाउस गैस का। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी शामिल हैं, आप ज़रा ग्लोबल वार्मिंग का जो पहला पैराग्राफ है उसमें देखें तो आपको नज़र आएगा कि फॉसल फ्यूल्स,
ये जितने मैंने लेक्चर आपको पढ़ाए हैं उसमें हर लेक्चर के अंदर फॉसल फ्यूल्स का जिक्र हुआ है। अब फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं ये मैं यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि जानवरों की जो बाक़ियात होती हैं 500 साल, 1000 साल, 2000 साल ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, ज़मीन के नीचे गल सड़ रहे हैं, तो उसके नतीजे के तौर पे कुछ फ्यूल्स जनरेट होते हैं। वो फ्यूल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल होता है जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं, गाढ़ा मादा होता है जिसकी डिस्टिलेशन की जाती है, उसकी फ्रैक्शंस बनाई जाती हैं, वो फ्रैक्शंस हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। अब अगर कंबस्शन हम कर रहे हैं फॉसल फ्यूल्स की तो क्या होगा, एमिट गैसेस। अब वो गैसेस क्या क्या हो सकती हैं वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अब ज़रा इसको नोट डाउन अगर आपने करना है तो मैं एक सेकंड के लिए वेट करता हूँ, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस पे जाने से पहले हम उसके जो इब्तिदा जहाँ से होती है, कौन सी ऐसी गैसें हैं जो हम माहौल में अगर लेके जाएं या माहौल में वो एमिट होना शुरू हो जाएं तो क्या होगा कि वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इमिट गैसेस। अब यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें कंबस्शन का लफ्ज़ आया है, तो कंबस्शन में पहले भी बता चुका हूँ, इसको क्या मतलब होता है, बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग मीन कि आप किसी फ्यूल को जला रहे हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पे अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। कंबस्शन हमने की, कंबस्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके नतीजे में आपके पास गैसेस कौन कौन सी आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। उसके बाद वाटर वेपर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और भी अगर कोई ऐसा कंपाउंड बर्न कर रहा है तो उससे क्या होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड जनरेट हो सकते हैं। आपकी बुक के अंदर ये 2-3 चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं कि ज़्यादा जो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैस उसको हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, कि ये जो गैस है ये इसका रोल मेजर ग्रीन हाउस गैस के तौर पे होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही होती है, ठीक हो गया। अब ज़रा हम इन गैसेस से ग्रीन हाउस बनता कैसे है। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेचुरल ग्रीन हाउस के ऊपर जाएंगे कि इस एटमॉस्फेयर में आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस और नेचुरल ग्रीन हाउस कैसे एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो आइए ज़रा सबसे पहले हम इसमें ये मैंने 4 लिखी हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जैसे पोल्यूटेंट के तौर पे बहुत सारी गैसेस और भी जनरेट हो सकती हैं। यहाँ पे मैं ETC कर देता हूँ, वगैरह वगैरह और बहुत सारी गैसेस भी यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। जो मेजर कंपोनेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब जो ग्रीन हाउस पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल कैसे होता है, उस पर जाने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि आप नर्सरी वगैरह में जाते हो, आपकी बुक पे डू यू नो के अंदर ये लिखा हुआ है जो कि आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस कैसे बनता है और इसका काम क्या होता है और इसका टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर होता है उससे डिफरेंट कैसे होता है। तो ज़रा आर्टिफिशियल बनाते हैं हम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस।
ठीक हो गया। अच्छा, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाने के लिए ज़रा मैं उसकी डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, उसके बाद जो है वो हम आगे जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे एक ग्रीन हाउस बनाते हैं जो कि आर्टिफिशियल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंड लगाते हैं और एक हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हम कवरिंग करेंगे वो करते हैं। ज़रा इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ये नीचे क्लोज्ड है, ये आपका अर्थ सरफेस है। ठीक हो गया। अब ज़रा यहाँ पे हम मूव करते हैं। ये जो है यहाँ पे इसका ग्रीन हाउस, इसकी कवर है ये, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको नज़र आए ये किस चीज़ का बन सकता है, इसको भी हम साथ साथ देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ग्रीन कलर यहाँ पे ग्रीन हाउस की मुशाबियत से मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपका जो है वो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये बुक पे जो लिखा हुआ है कि आपका जो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस है वो आप कैसे बना सकते हैं, जो नर्सरी वगैरह में होता है पौधों की बढ़ोतरी के लिए, जो ऐसे पौधे जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कोहरा पड़ता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पानी मुजमिद हो जाता है तो मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर उसको कवर कर दिया जाता है। अब ये जो आप उसने बताया होगा कि ये इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जो हो सकता है या तो ग्लास का हो सकता है, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ। ये जो किस चीज़ का हो सकता है, या तो ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं, ग्लास शीट, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीमर होता है जो आप डेली लाइफ में पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग, जिसको हम शॉपिंग बैग कहते हैं। बहुत बड़ा बैग शॉपर आप यूज़ करके उसका टेम्परेचर कर सकते हैं। जिस तरह नर्सरी के अंदर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, जैसे मैंने ये आपको बना के दिया है, इसके अंदर वो क्या करते हैं, पौधे उगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट पौधे होंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, मतलब कि यहाँ पे ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी प्लांट्स मौजूद हैं। अब क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होता है कि ये जो है सूरज सनलाइट को पास तो होने देता है। यहाँ पे सूरज है, सूरज की रोशनी जो है इसके अंदर पास होगी। ठीक है, ये सन रेज आ रही हैं जो कि प्लांट किसके लिए यूज़ करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए ये ग्रीन जो लाइट है वो यूज़ होगी, और पौधे अपनी खुराक बनाएंगे और प्रोसेस चलता रहेगा। और इसके रिज़ल्ट के तौर पे ये पौधे कौन सी गैसेस को रिलीज़ करते हैं, जो यहाँ से गैसेस जनरेट होती हैं, IR, इंफ्रा रेड रेडिएशन, और हीट जनरेट होती है जो कि यहाँ से पास आउट नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ IR को, तो ये यहाँ से जब वापस जाएगी तो ये यहाँ से पास नहीं हो सकती। जब पास नहीं हो सकती तो इसका अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है इनसाइड, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
हाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगी, हीट जो है इनसाइड ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप होने से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इनसाइड हाई हो जाएगा। अब हाई होने से क्या होगा कि वो पौधे जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, और इसका जो टेम्परेचर होता है इनसाइड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस हायर एज़ कंपेयर टू आउटसाइड। अगर हम बाहर का टेम्परेचर देखें और इनसाइड टेम्परेचर देखें तो दोनों में फ़र्क होगा। ये था आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस। अब हम जाते हैं, हाउस हो के आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, अब जाते हैं ज़रा नेचुरल ग्रीन हाउस की तरफ। नेचुरल ग्रीन हाउस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थ को बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, ये क्या हो गया, अर्थ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऊपर ग्रीन हाउस, ये लेयर मौजूद होगी ग्रीन हाउस की। आप बुक के ऊपर भी देखें तो ये ऐसे आपको सरफेस नज़र आएगा जो कि ग्रीन हाउस का होगा। ठीक है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस, जो मैंने पहले डिस्कस की हैं, ये इस एरिया में मौजूद होंगी। ये क्या हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ ग्रीन हाउस। और ये कौन सा ग्रीन हाउस होता है, नेचुरल, जिसने अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में अपनी कवरिंग की हुई है, और ये क्या करता है, इस अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब कंपेयर करते हैं ज़रा, जो हमने आर्टिफिशियल जो ग्रीन हाउस बनाया था, उसी तरह से जैसे सन रेज़ जो हैं यहाँ से ज़मीन की तरफ आ रही हैं, सन रेज़ यहाँ पे ज़मीन की तरफ आ रही हैं, ये क्या आ रही है, सन रे। सन रेज़ क्या होती हैं, दीज आर विजिबल लाइट। क्या होगा कि ये विजिबल लाइट है, और यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होगा कि ये जो कुछ लाइट यहाँ पे जज़ब हो जाएगी, उसके बाद क्या होना चाहिए, इसको रिफ़्लेक्ट होना चाहिए। कुछ जज़ब हो जाएगी और कुछ जो है उसको रिफ़्लेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे लाइट की रिफ़्लेक्शन होगी, और यहाँ से ये लाइट भी रिफ़्लेक्ट होगी, और यो कुछ यहाँ से IR रेडिएशन भी जनरेट होगी, वो भी यहाँ पे IR रेडिएशन भी इस एरिया में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो अर्थ है यहाँ पे IR रेडिएशन जनरेट करेगा, और कुछ सन रेज़ भी यहाँ पे रिफ़्लेक्ट होंगी। इस एरिया में क्या होगी, जो हीट का कंटेंट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ये लाइट यहाँ से पास होना चाहती है, पास हो के जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, स्पेस के अंदर। अब जो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन इन द हीट लॉस। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे ये जो हीट थी इसको रिफ़्लेक्ट होके स्पेस में जाना चाहिए था, ताकि ये जो एरिया है ये टेम्परेचर इसमें मिनिमाइज़ हो जाए। लेकिन ये क्या करता है कि ये जो ग्रीन हाउस है ये इन गैसेस को ट्रैप कर लेता है, बाहर निकलने नहीं देता। इनकमिंग रेडिएशंस को तो आने देता है, लेकिन जो वापस रेडिएशन जा रही होती है उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। जिससे क्या होगा कि इस अर्थ का टेम्परेचर पहले ही ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि सर्वाइवल। बाज़ औक़ात आपकी बुक में लिखा होगा कि अर्थ का टेम्परेचर कोल्ड है, कम है, जिसमें सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। इस फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लाइफ जो है वो सर्वाइव करे, हम कुदरत ने साथ क्या निज़ाम रखा हुआ है, ग्रीन हाउस। लेकिन इसका अल्टीमेटली कुछ नुकसान भी है। उस नुकसान में हम ख़ुद भी शामिल हैं कि हमने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना शुरू किया हुआ है। तो इसके नुकसानात में ये होता है कि अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब वो नुकसानात ये आपके बुक के ऊपर पैराग्राफ 3 और 4 में लिखा हुआ है, साथ में डायग्राम मैंने एक्सप्लेन की है ग्रीन हाउस की। इसको आप किस में लेके जाएंगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर, और साथ बुक से आप एक्सप्लेनेशन भी
देखेंगे। जो मैंने आपको ज़ुबानी चीज़ें बताई हैं इसको आप बुक के साथ भी कंसर्न करेंगे और साथ में डायग्राम भी रखेंगे। अब ज़रा जाते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ, अब नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि हमारा जो ग्लोब है वो दिन ब दिन टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, इसके अल्टीमेटली हमें नुकसानात क्या हो सकते हैं। एक तो हमारा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज़, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद क्या होगा, क्लाइमेट चेंज। आजकल जो ज़्यादा बात हो रही है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है। जैसे पुराने वक्तों में ना बारिशों का एक ख़ास सीज़न होता था जिसमें बारिशें होती थी, ठीक है। अब हमारे यहाँ वो सिलसिला चेंज होता जा रहा है, सर्दियों की ड्यूरेशन कम होती जा रही है, गर्मियों की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, बारिशों का ऐसा सिलसिला हो जाता है कि हमें पता भी नहीं होता और अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात रेन कभी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है या कभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लाइमेट की कोई ख़ास समझ नहीं आएगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद जो फ्लडिंग का सीन हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं। जैसे तेज़ बारिशें होना शुरू हो जाएं तो सैलाब हो सकता है। उसके बाद पोलर आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। उससे भी क्या होगा, जो समुद्रों की सतह है वो बुलंद होएगी और उससे क्या होगा, सैलाब आएंगे और जो करीबी नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, इसका क्या मतलब है कि आपका जो जंगलात हैं वो सख्त गर्मी से ख़त्म हो सकते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो क्या हो सकता है कि आपको नुकसानात भी हैं, जिनमें से मैंने तीन चार आपके सामने रखे हैं, ठीक है। अब ज़रा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन के ऊपर आते हैं। एसिड रेन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। एसिड रेन का जो लफ्ज़ी मतलब है इसको कहा जाता है तेज़ाबी बारिश। अब तेज़ाब के लिए हमने रखा था कि जो एसिड होता है उसकी पीएच क्या होती है, एसिड हैज़ पीएच लेस देन 7। अब जो आपके बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है एसिड की, वो क्या है कि एसिड रेन इज डिफाइंड एज the rain that has pH 5.6। मतलब क्या है कि 7 से कम होनी चाहिए, विच रिड्यूसेस टू, जो इतनी कम भी हो सकती है, विच रिड्यूसेस टू 2.1, कि जब एसिड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतना ज़्यादा तेज़ाबी बारिश की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए कि उसकी पीएच कहाँ पे आ सकती है, 2.1 के ऊपर। अब इस एसिड रेन की भी कुछ रीज़न्स हैं कि एसिड रेन होती क्यों है। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम इक्वेशन या उस पे जाने से पहले हम इसकी कुछ रीज़न्स को देख लेते हैं कि एसिड रेन की रीज़न्स क्या हैं। एसिड रेन की रीज़न के लिए सबसे पहले है कि प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैसेस इन एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एसिडिक गैसेस हैं उनका मौजूद होना एसिड रेन का बायस बनता है, ठीक है। अच्छा, ये एसिडिक गैसेस कौन सी हो सकती हैं। जैसे पहले बात की थी कि सल्फ़र के ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकती है,
और उसके बाद जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, और उसके बाद जो है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ये क्या करती है, एसिड रेन में इन्वॉल्व होती है। अब ये जो गैसेस हैं ये आती कहाँ से हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं कि ये बनती कैसे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओरिजिन या सोर्सेज ऑफ दीज गैसेस, अच्छा, यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक, जो हम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आग जलाते हैं, कोई काम करते हैं जिसमें डोमेस्टिक लेवल कंबस्शन हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है, जो गैसेस एमिट फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, मोटर्स, और क्या हो सकता है, गैसेस एमिट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आर पावर प्लांट्स। अब ज़रा इनको देखें तो ये गैसेस, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाता हूँ ज़रा, एक मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, फिर इक्वेशन में जाते हैं कि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन और उसके बाद इसकी इक्वेशन को लिखेंगे, फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये बादल है, क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो इन क्लाउड के साथ गैसेस भी जमा हुई हैं। ये दूसरी गैस हो सकती है, ये अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये ब्लैकिश टाइप यहाँ पे मौजूद है, ये दिस इज CO2, और उसके बाद SO2, और ये क्या हो सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, NOx, और ये जो ऊपर मैंने बताया है ये हवा के अंदर जो मौजूद हैं क्लाउड्स, यहाँ पे वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ गैशियस वाटर मौजूद है, और ये भी वाटर मौजूद है जिसको आप देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। जब बारिश बरसेगी तो क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप्स आएंगे, मतलब कि जो वाटर है किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वाटर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से वाटर जो है वो गैस से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये सारा ये एरिया, इसके अंदर क्या है, पोल्यूशन है। आपका ये एरिया जो है इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहे हैं। ये जब वाटर इन गैसेस के साथ मिक्स होगा तो यहाँ पे जितनी गंदगी मौजूद है उसको अपने साथ मिक्स करके किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स अर्थ मूव करेगा। अब ये गंदगी क्या है, ये सारी जितनी गैसेस मैंने आपको बताई हैं एसिडिक गैसेस, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके उनको ज़मीन की तरफ लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसिड। अब ज़रा देखते हैं ये एसिड बनता कैसे है। जितनी गैसेस हैं, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं CO2 से, ये शायद आपकी बुक पे इक्वेशन ना हो, तो अगर ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे कौन सा एसिड बन सकता है, H2CO3। ये क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्ट भी वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड।
उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये डायरेक्ट भी रिएक्ट करती है तो इससे दो तरह के एसिड जनरेट होते हैं, नाइट्रस एसिड भी बन सकता है और नाइट्रिक एसिड भी बन सकता है। अगर नाइट्रिक एसिड बनता है इस रिएक्शन से तो HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ये तीन इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखी जो कि एसिड फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रही हैं कि ये गैसें जो हैं जब बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो इससे एसिड कैसे जनरेट होता है। तो इसकी जो pH है डिपेंड करती है कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। अप टू जो रिकॉर्डेड है वो 5.6 से डिक्रीज़ करते करते कहाँ तक आ सकती है, 2.1 तक आ सकती है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड रेन होती है। अब इसके लास्ट जो हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट या हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो नेक्स्ट लास्ट पढ़ेंगे आज हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन। सबसे पहले जो है एसिड रेन अगर इन्वायरमेंट में आ रही है तो सबसे पहले क्या करेगी, वो आपके जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। सबसे आसान जो बात है, सादा तरीन जो बात आपको नज़र आ रही है वो क्या होगा कि ग्रीनरी डिस्ट्रॉय। एसिड रेन डिस्ट्रॉय greenery results in increase in deserts के सहरा ज़्यादा होते जाएंगे, ग्रीनरी जो प्लांट्स है वो ख़त्म होते जाएंगे। इसका मतलब है कि हम किस तरफ चले जाएंगे, जो आपका डिफॉरेस्टेशन की तरफ मूव करेंगे। आपकी जो प्लांटेशन है सख्त एसिड रेन से डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसके बाद कलर यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये कलर सही नहीं है, डार्क है। उसके बाद ज़्यादा एसिड रेन क्या करती है, एसिड रेन crudes the marble stone। मार्बल स्टोन का क्या मतलब है, जो कि आपका मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ अगर ये रिएक्ट कर जाता है CaCO3 रिएक्ट करेगा H2SO4 एसिड। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं भाई एसिड रेन के अंदर बहुत सारे तेज़ाब हो सकते हैं जिनमें से हमने 3 का जिक्र किया है। तो उसमें क्या हो सकता है, ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 प्लस H2CO3। H2CO3 को अगर हम दोबारा से ब्रेक डाउन करते हैं तो आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा होगा, H2O एंड CO2। तो आप इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि ये रिएक्ट्स विद metals to generate हाइड्रोजन गैस, और उसका साल्ट भी जनरेट हो सकता है। साथ हम लिखेंगे इक्वेशन, फॉर एग्जांपल जो आपके बुक के ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन FP की है, और साथ में हम लिख रहे हैं H2SO4 का ही रिएक्शन जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। अब हम ज़रा बात करते हैं FeSO4। FeSO4 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं वो क्या है, +2 फेरस। अगर ये +3 होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, फेरिक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसको फेरस पढ़ा जाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसको फेरिक पढ़ा जाता है। FeSO4 प्लस H2। तो ये हम यहाँ पे एक दो और पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट, इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ।
एक्वेटिक लाइफ का क्या मतलब होता है? जो ऐसी लाइफ, ऐसी लिविंग थिंग्स जो पानी के अंदर रहती हैं, वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे एसिड पानी में, बाज़ लोग जो होते हैं जैसे मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो करंट भी लगाते हैं और पानी के अंदर तेज़ाब भी डालते हैं, जिससे क्या होता है मछलियाँ मर के ऊपर आ जाती हैं। इसी तरह से अगर बारिश का पानी तेज़ाबी हो जाता है तो वो सीधा नदी नालों में या किसी ऐसे पॉन्ड जहाँ पे लिविंग थिंग्स मौजूद हैं और एक्वेटिक लाइफ जो पानी के अंदर हैं वो इससे डैमेज हो सकती हैं। तो ये आपके सामने मैंने कुछ इसके पॉइंट्स रखे, ज़रा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं बल्कि एंड करते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो ये आज का जो लेक्चर था हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिसमें SLO D04 और एसिड रेन D05 था 158 to 160। ये आज के जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ये इंतहाई अहम हैं हमारे माहौल के लिए भी और हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारा माहौल अभी से डिस्टर्ब हो रहा है। किस वजह से? कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी इतनी गर्मी पड़ जाती है, कभी इतनी सर्दी हो जाती है, बारिशें हो जाती है, मौसम नहीं होता, गर्मी से सर्दी में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हम जो है अपनी आसानी के लिए अपने जंगलात को काट रहे हैं, सोसाइटियाँ बन रही हैं। जो पौधे हैं, अभी भी आपके स्कूल्स के अंदर जो प्लांटेशन सीरीज़ स्टार्ट हुई थी उसमें हर बच्चे ने 2 पौधे लगाए थे, इसीलिए कि हमारा माहौल जो है वो ग्रीनरी की तरफ मूव करे और जो वही स्टेबिलिटी जो पहले थी वो हमारा इन्वायरमेंट गेन कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम इख्तिताम पजीर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।